जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इस समय सिंथेसिस टॉपिक, और सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना हमने सीख लिया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की लगभग 8 क्लास से मैंने इससे पहले डाल दी होगी। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं तो 9 ही हो गई होगी, कम नहीं है। और कॉम्प्लेक्स को भी हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था। आपको पहले नाउन क्लोज में आने वाले कंजक्शन जो भी यूज में हैं उनको बताया। उसके बाद आपने एडजेक्टिव क्लोज पढ़ा, रिलेटिव क्लोज कह दीजिए। और अब तीसरा है एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज से बनने वाले सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे, ये सारी बातें हमने एडवर्ब क्लोज के उस पहले वीडियो में पढ़ ली थी, जो एडवर्ब क्लोज के बेसिक के बारे में था। और कल हमने टाइम क्लोज को पढ़ना शुरू किया था, और टाइम क्लोज में यूज होने वाले कंजक्शन वहन को पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइम क्लोज के अंदर ही दो कंजक्शन, जिनका प्रयोग क्यों करते हैं, किस स्थिति में करते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने सेंटेंस की पहचान ढंग से कर ली कि भी हाँ टाइम क्लोज का ही यूज करना है मुझे, या टाइम कंजक्शन का ही प्रयोग करना है, टाइम क्लोज में ही ये सेंटेंस बनना है। तो अगर आपने ये पहचान कर ली तो मेरे ख्याल से आपको समस्या आएगी नहीं। खैर, फिर भी इस टॉपिक के अपने छोटे छोटे वीडियोस अगर और बना लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग टाइम क्लोज में आने वाले कंजक्शन को पढ़ पाएं। मेरा ये मानना है कि जितने भी कंजक्शन हैं वो आपको मैं पढ़ा दूं एक एक दो दो करके, तो साथ उसको अगर सबको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में समस्या नहीं आएगी, समझने में समस्या नहीं आएगी। सेंटेंस को आराम से अपने विवेक के हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल आप ये जो मैंने यहाँ कंजक्शन लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इनका। और अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब इन सेंटेंस को अपने सीखेंगे कि किस प्रकार इन सेंटेंस को अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और कौन सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, पहले सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिंथेसिस की, तो मेरे ख्याल से ये सिंथेसिस की आपकी 23 नंबर क्लास है, 23वीं क्लास होगी ये सिंथेसिस टॉपिक को लेकर, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और पहले आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, अब आप कॉम्प्लेक्स सीख रहे हैं। उसके बाद आप कंपाउंड सीखेंगे। केवल आप यहाँ सिंथेसिस नहीं सीख रहे, या आप क्लोज सीख रहे हैं, या आप कंजक्शन का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो तीन तीन टॉपिक आपके एक साथ चल रहे हैं, तो क्लासें तो टॉपिक तो हेल्दी होना स्वाभाविक सी ही बात है। और हर एक बात को अपने धीरे धीरे बात पढ़ रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाए। और दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूं कि पूरा मैटर आपको एक साथ मिले। ऐसा ना हो कि आपने जैसे मैंने एक पढ़ा दिया एक छोड़ दिया, या जो इजी था वो आपको पढ़ा के आगे बढ़ गया, जो टफ था वहां उसको शॉर्ट में आपको संक्षिप्त में थोड़े में समझा के फिर मैं आगे बढ़ गया ना। मैं तो हर सेंटेंस हर पार्ट वैसे ही करवाऊंगा जैसे बिल्कुल जहां इजी था वो भी ऐसा ही, और जहां थोड़ा टफ होगा वो भी ऐसा ही। क्योंकि छोटी क्लासों में मैक्सिमम अपने एग्जाम्पल अगर हैंडल करेंगे तो टफ कुछ है ही नहीं। सिर्फ आपके माइंड का खेल है, आपकी साइकोलॉजी का खेल है। अगर आपने साइकोलॉजी ये बना ली कि टफ नहीं है तो नहीं है, आपने ये तय कर लिया कि ना जी ये टॉपिक बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टफ है, तो फिर ऐसा ही लगेगा। खैर, ये बातें ना करते हुए फिलहाल अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। देखिए, सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 23 नंबर क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने अब तक क्या पढ़ा? अब तक आपने नाउन क्लोज पढ़ा। अगर आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो नाउन क्लोज को जाके देखिएगा। उसके बाद हमने एडजेक्टिव क्लोज पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं अपने लास्ट इसका एडवर्ब क्लोज। और अगर आप लोगों ने एडवर्ब क्लोज सीख लिया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख लिया। और मैं यहां से ये मानता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप सीख गए तो कंपाउंड सेंटेंस तो बहुत ही आसान है, जो आप इसकी उतना ज्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगना, शॉर्ट में ही हो जाएगा वो। कंपाउंड सेंटेंस तो इजी है, पर
कुल मिलाकर दिक्कत अधिकतर विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है, वो भी नाउन में और एडजेक्टिव में नहीं आती, एडवर्ब क्लोज को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब क्लोज में टाइम भी देखना पड़ेगा आपको, प्लेस भी देखना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तो उसमें वहां समस्या आती है कि किस प्रकार अपने कंजक्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा लगाएंगे, कौन सा नहीं, क्यों आएगा, कई क्वेश्चन माइंड में आते हैं। खैर, और एडवर्ब क्लोज में पढ़ रहे थे हम टाइम क्लोज, और टाइम में पढ़ लिया था हमने व्हेन, और अब पढ़ने जा रहे हैं एज सुन एज, और इसके साथ साथ एक और पढ़ेंगे एज लॉन्ग एज। दोनों देखने में एक जैसे हैं, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, ये दोनों ही टाइम को दर्शाते हैं। तो टाइम कंजक्शन अपने एज सुन एज और एज लॉन्ग एज आज पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, अपना महत्व रखते हैं दोनों ही। दोनों को देखकर कंफ्यूज भी अक्सर बच्चे होते हैं कि एज सुन एज में क्या फर्क है, एज लॉन्ग और एज, इन दोनों में अंतर क्या है। तो मैं आप लोगों को यहाँ इन दोनों के अंतर को भी बताऊंगा, और यहाँ सेंटेंस में किस प्रकार इसका यूज करेंगे वो भी बातें करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले एज सुन एज की बात कर लें। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही। आपने जैसे ही कोई काम किया ऐसा हो गया, जैसे ही मैंने उसको पूछा उसने थप्पड़ मार दिया। आई मीन जैसे ही के अर्थ में ये सेंटेंस आपको इसका एज सुन एज का यूज करना है। पहला कार्य पूर्ण, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य, एक काम, पहला काम पूरा और उसके ठीक बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने किसी से कुछ पूछा और पूछते उसने थप्पड़ जड़ दिया, तो एक काम पूरा हुआ और होते ही दूसरा काम शुरू हो गया, एज सुन एज, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे ही, इसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। देखो, द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, चीफ गेस्ट यहाँ पहुंचे, एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम, सब ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। तो आप कह सकते हैं कि ज्यों ही चीफ गेस्ट यहाँ पहुंचे, सब ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। यानी वेलकम कब हुआ? जब हुआ जब चीफ गेस्ट पहुंचे। कब हुआ? कब का जवाब दे रहा है, निश्चित रूप से टाइम क्लोज है। कब का जवाब देगा तो टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज है। तो उस सेंटेंस से पहले आपको एज सुन एज का प्रयोग करना है जिस सेंटेंस में आपको ये कहना हो, जैसे एवरीबॉडी स्टूड अप, सब खड़े हो गए, टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए। सब कब खड़े हो गए? अगर ये क्वेश्चन यहां से करते हैं तो जवाब दे रहा है कौन सा? ये बड़ा। कब खड़े हो गए? जब चीफ गेस्ट पहुंचे। इसका मतलब जो मेन क्लोज है उसमें आप किसका प्रयोग करोगे? एज सुन एज का प्रयोग करोगे। अगर मैं यहां लिख दूं एज सुन एज, एज सुन एज, अब लिख दो ये सेंटेंस, द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, everybody stood up to welcome। क्या परेशानी? मुझे तो नहीं लगता इस सेंटेंस को देखकर आपको कोई परेशानी होगी। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैं पहले लिख दूं और ये बाद में लिख दूं। अगर मैंने ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया होता है, एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम, द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, तो भी आपको कोई फर्क नहीं था। एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम, द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, तो लगना तो यही था ना एज सुन एज। आप इसको पहले लिख देते, क्या फर्क पड़ता? बीच में लगा दो एज सुन एज, क्या फर्क पड़ जाएगा? एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर। कोई फर्क नहीं पड़ना कि एज सुन एज का प्रयोग कहां कर रहे हो, कौन सी जगह आ रहा है। बट मेरा मानना है कि एग्जामिनर ने इस क्रम में अगर सेंटेंस दिए दोनों, तो इसी क्रम में आप बना के आ जाए। अगर ये पहले दे दिया और ये बाद में दे दिया, तो आप इसको पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, एज सुन एज का प्रयोग बीच में कर दो। तो आप जब एक्सरसाइज हल करने जाओगे ना, तो आपको ऐसा सेंटेंस में मिलेगा, किसी सेंटेंस के शुरू में एज सुन एज का प्रयोग है, किसी के बीच में कर रखा है, तो वहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो ठीक लगे आप सेंटेंस में उस जगह एज सुन एज का प्रयोग करें, पर यह ध्यान रखें
कि एज सून एज का प्रयोग सिर्फ प्रिंसिपल क्लोज से पहले ही आपको करना है। ये सेंटेंस अपना पूरा अर्थ दे रहा है, देख लो। द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, चीफ गेस्ट यहां पहुंचे, पूरा अर्थ मिल रहा है। ये नहीं दे रहा एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम, सब उसका स्वागत करने के लिए, आपको कोई आकर कहे कि सब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए, तो आप ये जरूर पूछोगे भाई किसका स्वागत करने की बात कर रहे हो। ये अपना पूरा अर्थ दे नहीं रहा, और ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा, तो ये निर्भर करता है किस पे, प्रिंसिपल क्लोज पे। तो ये कौन सा हुआ, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्वेश्चन किससे करना है, सबऑर्डिनेट क्लोज से। क्या क्वेश्चन करोगे, कब का, जवाब कौन देगा, प्रिंसिपल क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज से पहले फिर किसका प्रयोग करोगे, कंजक्शन का। एज सुन एज का कर रहे हैं तो एज सुन एज का, व्हेन का कर रहे हैं तो व्हेन का, एज लॉन्ग एज का कर रहे हैं तो एज लॉन्ग एज का। बस ध्यान ये रखना है, प्रिंसिपल क्लोज से पहले हमें क्या रखना है, वो टाइम कंजक्शन रखना पड़ेगा। बाकी बीच में करो, कहीं करो, सेंटेंस को समझना आपको है। फिर भी अगर आपको मैं बार बार कहता हूं, थोड़ी सी भी समस्या आए तो कमेंट करिए, जवाब देने के लिए मैं तैयार खड़ा हूं। एक और वीडियो बना दूंगा, वीडियो बनाने के लिए मैं रेडी हूं, पर आपके समस्या आए तो बताओ तो सही। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉय सा हिज फादर, लड़के ने अपने पिता को देखा। मुझे नहीं लगता कि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा। ही रैन अवे एट वंस, और ही रैन अवे एट वंस, वो वहां से भाग गया। अगर आके आपसे पूछ ले, कोई कहे ही रैन अवे एट वंस, तो ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है भाई। मेरा मानना ये कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। द बॉय सा हिज फादर, लड़के ने अपने पिता को देखा। अब आप अगर इससे पहले एज सुन एज का प्रयोग कर दो तो मुझे नहीं लगता ये गलत हो जाएगा। एज सुन एज द बॉय सा हिज फादर, जो ही उस लड़के ने अपने पिता को देखा, जैसे ही उस लड़के ने अपने पिता को देखा, ही रन अवे एट वंस, वो वहां से एक बार भाग गया। तो कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज सर ये है, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। क्या आपने यहाँ इसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल यहाँ करेंगे। इस क्रम में अगर एग्जामिनर ने दिया है तो इसी क्रम में अपने इसका प्रयोग कर देते हैं। एज सुन एज द बॉय सा, एज सुन एज द बॉय सा हिज फादर, हिज फादर, ही रैन अवे, ही रैन अवे एट वंस। मुझे नहीं लगता कि ये आपको समझ में आया हो। हाँ, आप हो सकता है किसी भी ग्रामर से जब पढ़ रहे होंगे तो इस चीज को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने हमें ऐसे बताया था और इसमें हिज यहां लगा, सॉरी एज सुन एज बीच में लगा रखा है, ऐसा लगा रखा है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप तो मेरे वाले एग्जाम्पल देख के चले जाएं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सिर्फ एग्जाम्पल की। फिलहाल समझा रहा हूं, 2 4 3 5 एग्जाम्पल मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। मैं इसकी जवाबदारी लेता हूं, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि मैं आपको यहाँ जो एग्जाम्पल करवाऊंगा उनसे आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है हूबहू आपको एग्जाम्पल ना मिले, हो सकता है चीफ गेस्ट की जगह कोई और मिल जाए, एजुकेशन मिनिस्टर मिल जाए, जो भी है, लेकिन सेंटेंस का प्रारूप चेंज नहीं हो सकता, बनाने का तरीका चेंज नहीं हो सकता, एग्जामिनर के पूछने का तरीका अलग नहीं हो सकता। आप अगर ग्रामर में घुसोगे तो वहां बहुत सारे दिए हुए हैं और अलग अलग तरीके से आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे, लंबी तैयारी नहीं कर पाओगे। मेरा ये आप लोगों से वादा है, जिस दिन एग्जाम होगी याद करोगे आप मुझे। जब भी आप इस टॉपिक्स के क्वेश्चन देखोगे, आपको एग्जाम में जैसे मैं समझा रहा हूं ठीक वैसा ही एग्जाम्पल मिलेगा। आपने एग्जाम्पल की बढ़िया तैयारी कर ली तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सके कि आपका ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन गलत हो। बाकी सब बातें विश्वास की हैं और विश्वास पे आपको रुकना होगा, विश्वास पे अपने आप को रोकना होगा। विश्वास तो आपको करना होगा, भले ही मेरे पे करिए, भले ही पासबुक पे करें या अन्य किसी अध्यापक पे करें, सब बढ़िया करवाते हैं, सब में बढ़िया दिया हुआ है। बात सिर्फ समझने की है। एक जगह मन लगा के आप अध्ययन करोगे, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अपने 15-20 मिनट की क्लास में हर एक चीज को बढ़िया व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं, हर एक
जैसे इसमें अपने अलग अलग कंजक्शन के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है वहां आपको कहीं मिक्स में मिल जाएंगे। जैसे आपने पासबुक उठाया, उसमें मिक्स से एग्जाम्पल मिल गए, फिर इनको आपने पढ़ना शुरू कर दिया। वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद समझदार हैं कि क्या करना है, क्या आपको नहीं करना। गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क, आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम। गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क, गोपाल ने अपना काम पूरा किया। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम, मैंने उनका इंतजार जारी रखा। एज लॉन्ग एज का सेंटेंस आ गया, उतनी देर तक जितनी, वो तो एज सुन एज तो अर्थ देता है जैसे ही, ज्यों ही त्यों ही, लेकिन ये उतनी देर तक जितनी, यानी दोनों काम क्या होते हैं, इसमें साथ साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला काम पूर्ण होता है, याद रखना। एज लॉन्ग एज ये कहता है कि जो ही पहला काम पूरा हुआ, दूसरा उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है। लेकिन आपका वो एज सुन एज ऐसा बोलता है, एज लॉन्ग एज ऐसा कहता है कि दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम, आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम एज लॉन्ग एज गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क। लेकिन बात वही है, नाउन बड़ा प्रोनाउन, जी नाउन बड़ा, तो फिर कहां करें एज लॉन्ग एज का। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, पहले यहां लिखकर कि एज लॉन्ग एज गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम। एक तो तरीका ये है। दूसरा, उस सेंटेंस को आप पहले लेके आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज का बीच में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अब आप जैसा कहोगे वैसे मैं करवा दूंगा। तो शुरुआत में तो आप लोगों को मैंने करवाया ही है एज सून एज का प्रयोग, इन दोनों सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें मैं आपको बीच में भी करके दिखाता हूं कि बीच में अपने कैसे करेंगे। आई कीप्ड ऑन, आई कीप्ड ऑन वेटिंग, आई कीप्ड ऑन वेटिंग, मैंने इंतजार जारी रखा। फॉर, बस फर्क इतना है कि जब आप लोग बीच में इसका प्रयोग करोगे तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ फॉर हिम दे रखा है। ये हिम किसके लिए है, किसका इंतजार, गोपाल का इंतजार। तो यहां अब आपको गोपाल लिखना पड़ेगा, हिम नहीं। पहले नाउन बाद में प्रोनाउन, और यहां बीच में किसका प्रयोग कर दोगे, अब एज लॉन्ग एज का, एज लॉन्ग एज का प्रयोग कर देंगे, उतनी देर तक जितनी देर। अब गोपाल का हमने प्रयोग कर दिया और हमें प्रोनाउन लेना है वहां, तो अब एज ए सब्जेक्ट लेना है क्योंकि मैन वर्ब से पहले आ रहा है। तो अगर गोपाल तो बार बार लिखेंगे ठीक नहीं लगता, तो गोपाल लड़का है, इसकी प्रोनाउन आ जाएगी वहां, ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो अगर मैं यहां लिख दूं ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो मेरे ख्याल से आपके कोई परेशानी होगी नहीं। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर गोपाल एज लॉन्ग एज ही फिनिश्ड हिज वर्क। बन गया अपना सेंटेंस। सर हम पहले करते तो कैसे करते, पहले करते तो कुछ नहीं करते भैया, उस गोपाल से पहले आपको किसका प्रयोग करना था, एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना था। एज लॉन्ग एज गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम, बन जाता। ऐसा कर देते, थोड़ा सा यूं मान लें कि आपने अपना अलग से प्रभाव छोड़ दिया एग्जामिनर के ऊपर, उनके मन में ख्याल आया कि ना बच्चे ने तैयारी शानदार की है, क्योंकि आप यहाँ प्रोनाउन की जगह नाउन लेके आ रहे हो, फिर वापस जब सब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी जगह प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हो। इसका मतलब आप इसकी गाथा जानते हो, इसके यूज को जानते हो, आपको ग्रामेटिकल जो बेसिक बातें हैं उनका नॉलेज है, तो एग्जामिनर यहां से समझ जाएगा डेफिनेटली यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, यू आर इंटरेस्टेड। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा उतनी ही देर तक जितनी देर तक यू आर इंटरेस्टेड। इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड, ये कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट। ये कौन सा है, मैन। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या कहां प्रयोग कर दूं,
शुरू में करूं तो मैं लिख सकता हूं एज लॉन्ग एज आई विल टीच यू, मैं आपको उतनी देर तक पढ़ाऊंगा। यू आर सॉरी यू आर एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड बीच में कर देते हैं, हो जाएगा आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा एज लॉन्ग उतने समय तक जितने समय तक यू आर इंटरेस्टेड जितने समय तक आप रुचि रखते हैं, यू आर इंटरेस्टेड। जब तक आपका इंटरेस्ट है तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कहना चाहता है। एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड आई विल टीच यू, ऐसे लिख दो, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड आई विल टीच यू। मुझे नहीं लगता कि ये बातें आपको समझ नहीं आई होगी, फिर भी कहीं किसी भी बात को लेकर डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं फिर आपको बताऊंगा, मैं फिर आपके लिए एक और नई वीडियो बना के लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्लियर पढ़ा है एज सुन एज और एज लॉन्ग एज का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं और किस अर्थ में इनका प्रयोग होता है, और अर्थ के साथ साथ हमने देखा उनका एक्शन उनका रिएक्शन क्या रहता है सेंटेंस में। अब कल फिर पढ़ेंगे, अपने टाइम को कल हो सका तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। टाइम के आगे फिर छोटे छोटे वीडियो बनने हैं, 2-2 3-3 के एक साथ बना देंगे। ज़्यादा लंबी क्लास है नहीं, 3 या 4 मैक्सिमम क्लासें हो रानी है, उसके बाद हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। जय सिया राम।